नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु राम आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। आज से हम जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी जीव विज्ञान के अध्यायों को हम पढ़ेंगे। इसके क्रम में हम सर्वप्रथम जीव विज्ञान की उपशाखाएं, दूसरा जैव विकास, तीसरा है वर्गिकी, चौथा है कोशिका, पांचवा है अनुवांशिकता, छठा है जैव उर्वरक, सातवां है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम मानव शरीर की सभी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद अन्य तथ्यों और अध्यायों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम विज्ञान के अर्थ को समझते हैं। विज्ञान का अर्थ व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव को कहा जाता है। विज्ञान मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। पहला है सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस, दूसरा है प्रकृति विज्ञान या नेचुरल साइंस, और प्रकृति विज्ञान को भी दो भागों में विभाजित है। इसमें से पहला है शारीरिक विज्ञान या फिजिकल साइंस और दूसरा है जीव विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें से हम बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं एवं उपशाखाएं होती हैं, जिसको अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें से पहला है जंतु विज्ञान या जूओलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन होता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। नेक्स्ट, पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी के अंतर्गत जीवों, जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। नेक्स्ट, पैलियोबॉटनी। इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक विज्ञान या इकोलॉजी। इसमें सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन। नेक्स्ट, पेडोलॉजी, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी, मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। नेक्स्ट, इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। बायोनिक्स, जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना का अध्ययन। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। नेक्स्ट, मैमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। नेक्स्ट, बायोनोमी, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। नेक्स्ट, बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। नेक्स्ट, एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट, एंकोलॉजी, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। नेक्स्ट, टेराटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। वायरस विज्ञान या वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। ट्रोफोलॉजी, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। एपिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। अविकल्चर, पक्षी पालन। एक्वाकल्चर, जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन। आल्गाकल्चर, एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पिस्सिकल्चर, मत्स्य मछली पालन। एग्रीकल्चर, फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरिकल्चर,
सब्जियों की कृषि, आर्बोरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर, फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती। पोमोलॉजी, फलों की कृषि। एग्रोनॉमी, फसलों की खेती। वर्मिकल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन। ऑस्ट्रीकल्चर, व्यापार हेतु सीपों, ऑयस्टर्स में कृत्रिम प्रजनन। ओलेकल्चर, जैतून, ऑलिव्स का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। हेलिकल्चर, घोंघे, स्नेल्स का संवर्धन। विटिकल्चर, अंगूर उत्पादन। मैरिकल्चरे, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु व वनस्पति का संवर्धन। मोरिकल्चर, शहतूत की खेती। सिट्रिकल्चर, खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर, इन तीनों का ही अर्थ मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं एक छोटा सा अध्याय था जिससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं, इसे हमने पढ़ लिया। अब हम अपने अगले अध्याय जैव विकास की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम जैव विकास अर्थात जीवों के विकास कैसे हुआ, उनसे जुड़े तथ्यों और वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए उनके सिद्धांतों को देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई, अर्थात आकाशगंगा का निर्माण हुआ तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम या ओरिजिन लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ, यानी किसी जीव का अस्तित्व सामने आया। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एककोशिकीय यूनिसेल्युलर थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक अर्थात एकल कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। सर्वप्रथम इन्हीं जैसे जीवों का विकास माना जाता है। इन्हीं से मिलते जुलते जीव थे, वर्तमान में जैसे स्वरूप है वैसे नहीं थे। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना परिवर्तन के साथ अवतरण है, डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। अर्थात छोटे व कमजोर जीव से मजबूत व बड़े जीव का बनना ही जैविक। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पना प्रस्तुत किए गए, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। उन्हीं कई सिद्धांतों में से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री ए.आई. ओपैरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद मटीरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ऑरिजिन ऑफ लाइफ में छपी है। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदिसागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी, हेटेरोट्रोफिक एवं अवायुवीय एनेरोबिक थे। इनके अनुसार पहला जीव समुद्र से उत्पन्न हुआ। प्रारंभ में धरती पर ऑक्सीजन नहीं था, जिसके कारण जीव अवायवीय श्वसन करते थे। अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इनको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा है 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदिजीव बने, जिनमें पहले प्रपोषण की प्रक्रिया थी तथा बाद में स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रारंभ हुआ। यहां प्रपोषण का अर्थ है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, वही स्वपोषण या स्वपोषी का अर्थ है भोजन स्वयं से बनाना, जैसे पौधे। अगला है स्वपोषी आदिजीव वर्तमान के नीले हरे शैवालों जैसे थे। ओपैरिन के सिद्धांत का चौथा चरण है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए, जिसमें से पहला है लैमार्कवाद या लमार्किज्म। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा।
इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कहते हैं। लैमार्क का सिद्धांत निम्न 4 मूल धारणाओं पर आधारित है। पहला है बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव, तीसरा है अंगों के अधिक अथवा कम उपयोग का प्रभाव, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं। पहला, बड़े होने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। जैव विकास में जीव शरीर तथा उसके अंगों के माप में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति होती है। वर्टिकल बार यानी उम्र के अनुसार जीवों की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। प्रत्येक जीव की जीवन रीतियों, स्वभाव, आचरण आदि पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसके शरीर की आकृति, स्वास्थ्य, रंग, स्वभाव, विकास आदि में परिवर्तन होता है। जैसे कि नमी वाले स्थानों की अपेक्षा शुष्क वाले स्थानों में उगने वाले पौधों की जड़ें अधिक लंबी और गहरी होती है। तीसरा है अंगों के अधिक अथवा कम उपयोग का प्रभाव। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों, सांके में टांगों के अभाव तथा जिराफ की गर्दन का लंबा होना बताया। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जीव अपने जीवन काल में जितने भी गुण, लक्षण अर्जित करता है वो सभी उस जीव की आने वाली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। ऐसे गुण या लक्षण को उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और संतान में पहुंचने की प्रक्रिया को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लक्षणों का समावेश होते रहने से संतानों में ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं जिनमें जीव अपने पूर्वजों से अत्यधिक भिन्न हो जाते हैं और नई जाति, न्यू स्पीशीज उत्पन्न हो जाती है। अगला है डार्विनवाद या डार्विनिज्म। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है, जिसमें से पहला है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। दूसरा है जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। और चौथा है योग्यतम की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑन ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑन ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। अगला है उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादपशास्त्री बॉटनिस्ट ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया, जो आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। इनके अनुसार नई जाति, स्पीसीज की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी, वंशागत, आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहलाता है। जैसे लगातार 4 बार से एक ही रंग, माप की कोई जीव उत्पन्न हो रहा हो, परंतु 5वीं बार में उस जीव में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है, तो उस 5वीं जीव को म्यूटेंट कहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव हो गए हैं। वो पहले चारों जैसा नहीं है। ये अचानक होते हैं और कभी भी हो सकते हैं। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अगला है जैव विकास। एवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही परिवर्तन युक्त एवं अन्य ग्रहण किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी, जेनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है। यह एक धीमी गति से क्रमशः लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी परिवार में दादा का आंख छोटा और पिता का आंख सामान्य, वही बेटे का आंख बड़ा होना, ये समय अनुसार एक परिवार के जीन में हुए बदलावों को दर्शाता है। ये जो प्रक्रिया है जिससे ये बदलाव हुए हैं उसे ही प्राकृतिक वर्ण या चयन कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण ही क्रम विकास, एवोल्यूशन की प्रमुख कार्यविधि है।
अर्थात कोई भी जीव को वर्तमान रूप में पहुंचने तक प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया से होकर ही यहां तक पहुंचा है। जैसे मनुष्य पहले एक कपि था, प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया होते हुए और जीनों में बदलाव होते गए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मानव की शरीर हमें देखने को मिलता है। अगला है जीन, म्यूटेशन या उत्परिवर्तनीयता। सामान्य शब्दों में देख लेते हैं। जीवों के गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन, वंशाणु, जनुक या पित्रैक या जीन कहलाती हैं। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग क्या होगा या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद जिस तत्व में रहती है उसे डीएनए कहते हैं। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या रासायनिक तत्व या वायरस से भी म्यूटेशन हो सकता है। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। ये सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। ध्यान रहे, संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक का तात्पर्य दो भिन्न जीव या दो भिन्न पादप अथवा एक जीव और एक पादप के गुण एक ही जीव या पादप में हो, अर्थात दोनों के गुण मिलते हो, उसे ही संयोजक कड़ी कहते हैं। युग्लिना को पादक एवं जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है तथा इसमें पर्णहारिम भी पाया जाता है, अर्थात पौधे और जंतु दोनों के गुण रखता है। नियोपाइलिना, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बत्तखचोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों, रेप्टाइल्स और स्तनियों, मैमल्स के बीच के संयोजक कड़ी है। अगला है मैमथ। प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी पूर्वज माना जाता है। ये बिल्कुल वर्तमान हाथी जैसे थे, परंतु इनके शरीर पर बाल अत्यधिक थे। सामान्य हाथियों की तुलना में इनके दांत बड़े थे तथा ये अधिकांशतः ठंडे स्थान पर पाए जाते थे। नेक्स्ट है क्रो-मैग्नोन। मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति, सबस्पीशीज, होमोसैपियंस फॉसिलिस मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेमी या 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेमी थी। नेक्स्ट है डायनासोर। विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्राइसिक कल्प लगभग 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरैसिक कल्प लगभग 5.6 करोड़ वर्ष का तथा क्रिटेशियस कल्प लगभग 7 करोड़ वर्ष का में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर, पुष्पीय पादपों, स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्त हुई। अब कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को देखते हैं, जिसमें से पहला है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत। ये ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा है विकास का सिद्धांत, इसे डार्विन ने दिया था। तीसरा है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, इसे बीडल और टैटम द्वारा दिया गया। चौथा है ऑपेरॉन अवधारणा, इसे जैकब और मोनोड द्वारा दिया गया। अगला है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसे लैमार्क द्वारा दिया गया। अगला है भौतिकवाद या पदार्थवाद का सिद्धांत, इसे एआई ओपेरिन ने दुनिया के सामने रखा। ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी में मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।